मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मोस्ट बीबीआई एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी थी कि अंग्रेजों, फ्रांसीसी, डचों को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुम्हें विशेष कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। मतलब यह सलाह दे रहे थे, जब कौन ऐसे नवाब थे जो अपने उत्तराधिकारी को सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए है अलीवर्दी खान, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी है मीर जाफ़र, ऑप्शन डी है मीर कासिम। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलीवर्दी खाने। अलीवर्दी खान जब मरणासन पर थे, मतलब मरने के करीब थे, तो वो अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला, जो कि उनका नाती था, सिराजुद्दौला को समझा रहे थे कि जब भी तुम गद्दी पर बैठोगे, जब राज शासन चलाओगे, तो उसके बाद अंग्रेज तुम्हारे लिए विशेष करके शत्रु होगा और वो ज़्यादा मजबूत है। ये तीनों को, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ कभी भी जो है निर्बल करने का प्रयास मत करना। पहले एक ठो को हटाना, अंग्रेज़ों को जो है हराने का कोशिश करना, है ना, तो फ्रांसीसी और डच तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रश्न का मतलब यह था। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? यह स्टेटमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। कौन से शासक ने यह बात कही थी? ऑप्शन ए है हैदर अली ने, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन डी है मीर कासिम ने। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने, है ना। मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है और पूछने की भी संभावना प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिरे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? किसने कहा था यह? ऑप्शन ए है अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी है हरगोविंद ने, ऑप्शन सी है तेग बहादुर ने, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह ने। किसने कहा था? सही उत्तर बताइए। तेग बहादुर ने, है ना। सही उत्तर हो जाएगा तेग बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? रंजीत सिंह जो है पंजाब के शासक थे और कौन सा ऐसा स्थान पर अधिकार किया था, कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया था, तब उन्हें महाराजा के नाम से जाना गया? वह कौन सा स्थान था, बताना है आपको। लाहौर, अमृतसर, मालवा, कांगड़ा। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। लाहौर में जब अधिकार स्थापित किए उन्होंने, तो फिर जो है उनको महाराजा का अधिकार उपाधि मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? देखिए, बहुत ही छान करके, बहुत ही गहन शोध के साथ ही क्वेश्चन को उठाया गया है, जो कि आगामी 70वीं बीपीएससी और अन्य पीसीएस परीक्षा और अन्य बिहार दरोगा जो भी कंपटीशन की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, सभी में ये पूछने की प्रबल संभावना बनती है, इसलिए ज़रूर देखिए। चलिए, इसका ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है थॉमस मुनरो, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? सही उत्तर बताइएगा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? किसने कहा था? ये कहा था वेलेस्ली ने। ठीक है ना। वेलेस्ली ने ही सहायक संधि को शुरुआत किया था, है ना। सहायक संधि का मतलब क्या होता है कि जितने भी राजे रजवाड़े थे, प्रिंसेस थे, उनको जो है सहायता देने के एवज में उनसे जो है अलग प्रकार का टैक्स लेते थे। कहते थे कि सैन्य सहायता दे करके वो अपना एक जो है रेजिमेंट वहाँ रख दिया जाता था, है ना, रेजिडेंट रख दिया जाता था। ठीक है। तो एक ऑफिसर जो है वहाँ पर उनके हेल्प के लिए सैन्य रक्षा आदि को लेकर के जो है उस रजवाड़े में जो है अंग्रेज़ों का जो है सैनिक का गुट वहाँ रहता था, किसी के एक के नेतृत्व में, रेजिडेंट के नेतृत्व में। यही था सहायक संधि। उसके लिए वो जो है राजे को टैक्स देना होता था अलग से। फिर डलहौजी ने आगे चल करके क्या चलाया था? राज्य हड़प नीति चला दिया था। तो ये वेलेस्ली का था सहायक संधि और डलहौजी का राज्य हड़प नीति, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? प्रवर्तक का मतलब होता है लागू करने वाला, है ना, इम्प्लीमेंट करने वाला।
इन्फोर्स करने वाला। तो उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था, जो भूमि राजस्व व्यवस्था जो चली थी अंग्रेज़ों की, कुल मिलाकर के 3 राजस्व व्यवस्थाएं चली हैं, है ना। जमींदारी व्यवस्था जिसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, है ना, महालवारी बंदोबस्त, है ना, इस तरह से कुल 3 प्रकार के बंदोबस्त चले। तो रैयतवारी बंदोबस्त, है ना। तो इन 3 बंदोबस्त में से उत्तर भारत में जो भी बंदोबस्त चली थी भूमि कर को लेकर के, वह किसने लागू किया था, वो सवाल यह है। तो सवाल यह है मार्टिन बर्ड, टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, चार्ल्स ग्रांट, किसने किया था? सही उत्तर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्टिन बर्ड ने। उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। कैस्पियन सागर मैं बता दूं एक प्रकार का झील है, नाम सागर है लेकिन वह कोई सागर से नहीं लगता, उसकी सीमा वो एक प्रकार के झील है ना। चारों बगल से भू आरुद्ध है, भूमि से घिरा हुआ है। तो कौन सा इसमें से नहीं लगता है बताना? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पीसीएस परीक्षा में बहुत ही वीवीआई है, बहुत पूछा गया है और बहुत बार बार रिपीट किया जाता है प्रश्नों को, इस प्रश्न को, है ना, किसी न किसी परीक्षाओं में, इसलिए इस प्रश्न को मैंने उठाया है। तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये चारों देश का नाम है। बताइए कौन सा देश इसमें जो है कैस्पियन सागर को बॉर्डर नहीं लगाता? तो ये हो जाएगा आर्मेनिया। बाकी अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस ये सब लगाता है ना, सीमा लगाता है। आर्मेनिया नहीं लगाता, बगल में ही पड़ता वहाँ पर, है ना। ये है निम्नलिखित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध है, सागर मतलब भूबद्ध है, मतलब चारों बगल से भू से जुड़ा हुआ है और किसी भी अन्य सागर में उसका लिंक नहीं है। कौन सा सागर हो जाएगा? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, अरल सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरल सागर। अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पत्तन मतलब पोर्ट, है ना, जहाँ पर पानी वाला जहाज का स्टेशन कह सकते हैं, जहाँ पर माल आवाजाही होता है, जहाँ पर लोडिंग होता है फिर अनलोडिंग होता है, ये चीज़ें। तो पनामा नहर कहाँ है ये समझिए। तो पनामा नहर देखिए, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये दोनों द्वीपों को जो है यहाँ बीच से, यहाँ पर अटलांटिक महासागर को इधर प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए एक नहर बनाया गया पनामा सिटी में। तो ये इसी को पनामा नहर कहा जाता है। तो पनामा नहर इधर आपका हो गया अटलांटिक महासागर, इधर हो गया प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को यह नहर जोड़ती है। ये कहा जाता है कि जो पनामा नहर है उसके उत्तरी हिस्से में कौन सा पोर्ट है? तो पोर्ट कोलोन है। कौन सा पोर्ट है? पोर्ट कोलोन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया पनामा नहर। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। बी ऑप्शन है, स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये तो बी ऑप्शन भी सही लग रहा है। पनामा नहर पनामा में है, यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये भी सही है। मैंने अभी तो बताया था अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रीय भाग है जहाँ से वो पनामा नहर खुली है उसका ही नाम कैरेबियन सागर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़, सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? सही बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा मतलब डी, इसमें गलत ढूंढना था, ऊपर का तीनों जो है सही मैच है। ठीक है, सू नहर स्वीडन में नहीं है ना, जो है ना सू नहर स्वीडन में नहीं है, स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है, ये जो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह भी कहा जाता है? भविष्य का भंडार गृह किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। ठीक है ना, ये चीज़ है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? मतलब ऐसा महाद्वीप जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में अवस्थित है, तो वह कौन सा हो जाएगा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका।
देखिए इस प्रश्न का कहने का मतलब हो गया कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटता है, और जो ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन रेखा है वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। तो ये कहा जाता है कि भाई इसमें से कौन ऐसा महाद्वीप है जो चारों सेक्शन में उसका अवस्थिति है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी कुछ हिस्सा पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ हिस्सा पड़ता है, पश्चिमी गोलार्ध में भी कुछ हिस्सा पड़ता है और पूर्वी गोलार्ध में भी कुछ हिस्सा पड़ता है। इस तरह से लाइज करता हो तो वह है आपका अफ्रीका, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में अवस्थित है? दरार घाटी, है ना, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा यूरोप, सॉरी अफ्रीका, अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका में है ना। जॉर्डन घाटी भी इसी दरार का हिस्सा है ना। मृत घाटी जो बोलते हैं डेड वैली जो है यह भी इसी घाटी का हिस्सा है ना, दरार घाटी। तो अफ्रीका में ज़्यादा है इसका जो है रेंज, अफ्रीका में ज़्यादा, हालांकि एशिया में भी इसका रेंज है, हाँ, और जो है भूमध्य सागर को पार करते हुए ये चीज़ें, मिस्र वगैरह में भी है, ज़्यादातर इसका रेंज लाई करता है, ठीक है ना, ये चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम माउंट कोस्टिस्को, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रुस क्या हो जाएगा? तो माउंट कोस्टिस्को, है ना, ये चीज़ें।